Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. So let's get started. All right. How are you all? सब लोग ठीक है? मैम बस इसी टेंशन में है कि कॉलेज खुलने चाहिए हमारे लिए, नहीं खुलने चाहिए। तो यही सारी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं फिलहाल तो। You are talking about the hostlers. क्योंकि कॉलेज मैम एवरीवन ऑफलाइन क्लासेस की बात मैम ओवरऑल। तो देखो अभी तो सिलेबस सब सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा ही बचा है और अब एग्जाम होने वाले हैं। मे बी ये नए सेमेस्टर से स्टार्ट होगा, जो भी होगा। यू आर इन 5th सेमेस्टर, तो आपका अभी लास्ट 6 सेमेस्टर और 7 2 सेमेस्टर रहते हैं, तो उनमें होगा, इसमें तो अभी होगा ही नहीं। एक एक यूनिट ही सबका मैम रहता है। वाईएमसी की तरफ से कोई ऑर्डर टाइप कुछ आया ना मैम ऑफलाइन क्लासेस के लिए नहीं, प्रिपरेशन उसके बाद के? ऑनलाइन का भी आ गया था, उसके जस्ट बाद ऑनलाइन का आ गया था। जो कल आया है नोटिस 30 तारीख का कि एंड एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, उसके बाद कोई नोटिस आया है? उसके बाद तो कोई नोटिस नहीं आया ना। यस। हाँ जी। एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, तो मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, कंफ्यूजन किस बात का है आपको? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आपकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन मोड में ही चलेंगी। और भी नोटिस जो कॉलेज की तरफ से आया है वो ये आया है कि जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट आउट स्टेशन है एंड दे हैव टू गिव एग्जाम इन द कॉलेज, ऑनलाइन मोड जो स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए दे हैव टू बी इन द हॉस्टल, या वो अपना कोई पीजी या वो देखे, तो कॉलेज ने आपको एक हॉस्टल फैसिलिटी दी है कि आप अपना 3 दिसंबर तक नाम दे सकते हो एंड 10,000 पर ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम दे आर चार्जिंग इंक्लूडिंग द मील। तो यू हैव टू गिव, जो भी आउट स्टेशन स्टूडेंट्स है ये उनके लिए है। बाकी जो लोकल स्टूडेंट्स है दे कैन कम एंड गिव देयर एग्जाम एंड गो बैक। बाकी कोई और डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। मैम वाईएमसीए का मैम ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग जो नोटिस था मैं उसकी बात कर रही थी। मैम एग्जाम्स का तो सभी को क्लियर है कि ऑफ मतलब ऑनलाइन मोड में होंगे सेंटर पे आके। वो नोटिस यस कैंसिल मैम। हो गया था, वो वो नोटिस कैंसिल? कैंसिल हो गया था हरियाणा गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण। अब तो वैसे भी देयर इज अ न्यू वेरिएंट जिसकी वजह से और क्योसेस बढ़ रहे हैं और मैम रूल्स आ रहे हैं। स्कूल बताओ। हेलो। मैम स्कूल चल रहे हैं, हमारे कॉलेज बंद है। बोलते हुए भी हंसी आ रही है। हाँ, ये बात तो है तुम्हारी सही। चलो अब क्या कर सकते हैं। अब तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, घर में बैठे हो आराम से। नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। ओके, लेट्स सी अब क्या होता है। सो वी हैव टू स्टार्ट विद टू फेस लॉकिंग। कल हमने लॉकिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट किया था। वी हैव स्टडीड अबाउट कंकरेंसी, कि व्हाट इज कंकरेंसी कंट्रोल, व्हाट आर द वेरियस कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, व्हाई डू वी नीड कंकरेंसी. See, we are more interested into non-serial schedule which are serializable, because we want to have maximum CPU utilization. So our concern is we have to pick up those non-serial schedule जो कि equivalent होते हैं serial schedule के, that means they can ensure serializability. We are more into that. तो उसके लिए हम concurrency control protocol का use कर रहे हैं. These are some rules that every schedule has to follow so that they can ensure isolation, they can ensure consistency to the database. So these are the protocols. In the last class we have studied about simple locking protocol, जिसमें हमने दो तरीके के लॉक पढ़े थे. One is shared lock and one is exclusive lock. Yes, who will tell me what is a shared lock and what is exclusive lock? Shared lock क्या होता है? मैम जब कोई प्रोग्राम रीड हो रहा होता है तो अगर दूसरा प्रोग्राम भी रीड करना चाह रहा है उसी टाइम पे तो use हम the वहाँ पे term, शेयर लॉक। सही टर्म्स यूज करो. प्रोग्राम वर्ड कहाँ से आ गया? सॉरी मैम ट्रांजिशन, जब कोई ट्रांजिशन मैम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है देन अगर दूसरी ट्रांजिशन आती है और उसे भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहां पे हम शेड लॉक का यूज करते हैं।
तो शेयर्ड लॉक में a data item can be shared during reading operation by multiple transaction. So shared लॉक हो गया. एक्सक्लूसिव लॉक कब यूज करते हैं? मैम यूज तो तब करेंगे जब हमें राइट ऑपरेशन करना हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. What is the meaning of exclusive lock? मैम अगर किसी डाटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है किसी ट्रांजैक्शन के द्वारा तो कोई और ट्रांजैक्शन उसे किसी भी काम के लिए यूज नहीं कर सकता, रीड या राइट. Until it is unlocked. So we have studied about the simple locking protocol, but this simple locking protocol has a set of disadvantage that it do not ensure serializability. Very first disadvantage कि we cannot ensure कि आपका schedule जो कि locking use कर रहा है वो हमेशा serializable होगा. No, we cannot ensure that. Moreover, we cannot ensure deadlock or starvation. इसके अंदर deadlock और starvation present होते हैं. Then we have come up with a second locking protocol, which is two-phase locking. टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा कि जो आपके शेड्यूल है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस है दे विल ऑलवेज goes into the execution phase by using two phases. One is your growing phase, one is your shrinking phase. In short, what will happen in the growing phase? Growing phase के अंदर all the new locks will be obtained by a transaction, either it is shared or exclusive. After doing your locking thing, it will obtain a lock point. Lock point obtain करने के बाद, once it has undergo with a single unlock operation, that means it has entered into a shrinking phase. Now no new lock on any data item will be obtained. तो ये two phase locking का कंसेप्ट है. टू फेस लॉकिंग में मैं आई विल शो यू अबाउट, इसका एग्जांपल भी बताती हूँ और इसके बारे में कैसे काम करता है विल टेल अबाउट दैट. और टू फेस लॉकिंग में ना इट एंश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी. वन थिंग यू हैव टू नोट, टू फेस लॉकिंग ऑलवेज एंश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी बट it may or may not goes into a deadlock stage. इसके अंदर deadlock की conformity नहीं हो सकती कि deadlock में जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब जा भी सकता है नहीं भी जा सकता. अब यहाँ पे देखो टू फेस लॉकिंग के काफी सारी वर्जन्स है जो आपने पढ़ने हैं. एक होता है बेसिक टू फेस लॉकिंग जो हम पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज अ बेसिक टू फेस लॉकिंग. उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग एंड कंजर्वेटिव. ठीक है, तो ये तीन तरीके के टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल है. सबसे पहले तो देखो, दिस इज अ बेसिक टू फेस लॉकिंग दैट वी आर स्टडीइंग इन टुडेस क्लास. नाउ सी, हमारे पास जो बेसिक बाइनरी लॉक्स जो हमने पढ़ा था, सिंपल लॉकिंग प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमारी ना सीरियलाइजेबिलिटी थी और ना ही डेडलॉक की कंफर्मेशन थी कि डेडलॉक है कि नहीं है. तो उसके अंदर हमने इसकी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए वी हैव कम अप विद अ न्यू लॉकिंग प्रोटोकॉल जिसको हम बोल रहे हैं टू फेस लॉकिंग. टू फेस लॉकिंग के अंदर जो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग है, इट कैन बी डन इनटू टू फेसेस, एज आई सेड, ग्रोइंग फेस एंड द श्रिंकिंग फेस. Now just see, अगर किसी ट्रांजैक्शन ने has obtained a shared lock on any data item, ठीक है, अब शेयर्ड लॉक से अगर उसको एक्सक्लूसिव लॉक में जाना है तो ये कौन से फेस में होगा? दिस विल ओनली हैपन इन द ग्रोइंग फेस बिकॉज इट इज अपग्रेडिंग. अपग्रेड कर रही है ना शेयर्ड से एक्सक्लूसिव. नाउ व्हेन इट वांट टू गो फ्रॉम अ एक्सक्लूसिव टू अ शेयर्ड लॉक, मतलब कि अगर किसी ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक्सक्लूसिव लॉक ऑब्टेन किया हुआ है, नाउ इट इज गोइंग टू only performing the read operation, so it is allowing a shared lock, so it is downgrading its lock. So this particular thing will happen in a shrinking phase. ठीक है, तो अपग्रेडिंग होती है ग्रोइंग फेज में और डाउनग्रेडिंग होती है श्रिंकिंग फेज में. अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, ये बेसिक ये वाला जो देख रहे हो, this is a basic structure of your two-phase locking. See what is happening here. ये बड़ा क्यों नहीं होता? यहाँ पे देखो, अरे यार, जो ट्रांजैक्शन T1 है और ट्रांजैक्शन T2 है, इसको ध्यान से देखो. देखो T1 ने पहले क्या किया, शेयर्ड लॉक किया A पे, फिर उसके बाद T2 ने भी शेयर्ड लॉक किया A पे,
फिर T1 ने एक्सक्लूसिव लॉक किया B पे, ठीक है, एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग एक्सक्लूसिव लॉक ऑन B इट हैज डिक्लेयर्ड इज लॉक पॉइंट। जैसे ही लॉक पॉइंट डिक्लेयर होता है दैट मीन्स उसने अपनी सारी लॉकिंग कर ली है, बाकी उसमें क्या कर रही है, वो अपना ऑपरेशन कर रही है, एग्जीक्यूशन कर रही है, रीडिंग और राइटिंग परफॉर्म कर रही है। देन इन स्टेप नंबर 5 इट हैज फर्स्ट अनलॉक इट्स डेटा आइटम A, जिस पे शेयर किया था उसको अनलॉक कर दिया। अब यहाँ पर अनलॉक करने के बाद वो फिर से लॉकिंग फेज में नहीं जा सकती। अब 5th स्टेटमेंट के बाद इट हैज टू अनलॉक ऑल द डेटा आइटम जिसको उसने लॉक किया हुआ है। यहाँ पर देखो जो ट्रांजेक्शन T2 है उसने 6th स्टेप पे अपना एक्सक्लूसिव लॉक लिया C पे, उसके बाद इट हैज डिक्लेयर्ड इस लॉक पॉइंट एंड आफ्टर दैट जो पहला अनलॉक किया वो उसने 8th पे किया। अब देखो नीचे एक भी लॉकिंग नहीं है, सिर्फ अनलॉकिंग है। यहाँ पर भी 5th में एक भी लॉकिंग नहीं है, ओनली अनलॉकिंग इज देयर। So this is the two-phase locking implementation. So here you all can see ये जो है ये डायग्राम समझ में आया है, ये ट्रांजैक्शन की टू फेज। अभी इसके अंदर आप कोई रीड राइट नहीं देख रहे हो, दिस इज अ बेसिक स्केलेटन, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे लॉकिंग हो रही है फिर अनलॉकिंग हो रही है लॉक पॉइंट के बाद। तो दिस इज द वे हाउ टू फेज लॉकिंग वर्क्स। यहाँ पर आपको समझाया हुआ है कि स्टेटमेंट नंबर 1 to 3 in transaction T1 is a growing phase and 5 to beyond this 5 to 7 तक उसने श्रिंकिंग फेस किया है। सिमिलरली T2 में भी 2 से लेकर 6 तक लॉकिंग फेस है और उसके बाद 8 और 9 अनलॉकिंग है। अब यहाँ पर देखो इस पे ये लॉक पॉइंट मैंने आपको बताया कि व्हाट इज अ लॉक पॉइंट। लॉक पॉइंट बेसिकली एक पॉइंट होता है कि जब ग्रोइंग फेज के बाद ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करती है कि दिस इज माय लॉक पॉइंट, नाउ आई नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एनी लॉक ऑन एनी डेटा आइटम। अब मेरे को क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है, रीड राइट परफॉर्म करना है, ठीक है। लॉक पॉइंट के बाद अब वो जब फाइनल अनलॉक स्टेप पे जाती है उसके बाद कोई भी लॉक डिक्लेयर नहीं होता, कोई भी लॉक ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। टू फेस लॉकिंग में 100% इट इज श्योर कि इट इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, बट इसके भी ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि इसके अंदर भी आपके डेडलॉक हो सकता है, इसके अंदर आपका कैस्केडिंग रोल बैक हो सकता है। नाउ व्हाट इज कैस्केडिंग रोल बैक, बताया था मैंने, यस मैम। क्या होता है कैस्केडिंग रोल बैक। मैम अगर एक ट्रांजिशन फेल हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजिशन में वो डेटा यूज हुआ होता है वो सारी ट्रांजिशन रोल बैक हो जाती है। कैसे कैसे डेटा यूज करते हैं मैम शायद मैम डर्ट ब्लाइंड, शायद नॉट श्योर, ब्लाइंड या फिर डर्टी वाला कुछ। और कोई बताएगा। आपकी क्लास में मुझे लगता है सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं क्या, और कोई कितनी गर्ल्स है तुम्हारी क्लास में। आज तो अटेंडेंस भी बहुत कम है, क्या बात है। धीरे धीरे आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम वो हो रहा है। ये वाला क्लास 1 बजे होना था ना, इसी कारण से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो एक बार बताओ, तो हमारा इससे पहले ये वाला क्लास होता है ना रोज 12:15 वाला क्लास। 12 मैम वो 12:15 होती है ना, तो इधर 12:15 या 1 बजे लिंक आएगी, हम लोगों ने ये सोचा। अच्छा कमाल है। तो ये वैसे आपका ऊप्स का क्लास हो क्यों नहीं रहा, मैम सब की तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा मैम मेडिकल इश्यू है कुछ सर को। अच्छा, तभी क्लास की स्ट्रेंथ कम है क्या, समझ नहीं आता आप लोगों को। ओके सी, कैस्केडिंग रोल बैक तब पॉसिबल होता है जब डर्टी रीड होता है। ब्लाइंड राइट में कोई दिक्कत नहीं है। डर्टी रीड के अंदर किसी ट्रांजैक्शन ने अपनी प्रीवियस ट्रांजैक्शन की वैल्यू को लास्ट अपडेटेड वैल्यू को रीड किया है,
अब जब एक ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी तो जो दूसरी ट्रांजेक्शन ने डर्टी रीड परफॉर्म किया था ऑन द प्रायर ट्रांजेक्शन विल आल्सो फेल बिकॉज इट हैज परफॉर्म ऑन डर्टी रीड. सो इसके अंदर कैस्केडिंग रोलबैक की प्रॉब्लम होती है, डेडलॉक भी होता है और स्टारवेशन भी होता है. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. एग्जांपल से देखते हैं. नाउ लेट लुक एट दिस एग्जांपल. एक मिनट, इसको सही करना पड़ेगा. ओके, ये कैसे सही होएगा अभी तो. हम्म, हम्म, हम्म. मैं इसको आपको दिखाती हूँ जहां से मैंने देखा था ये. उसके बाद मैं इसे सही कर दूंगी. सो जस्ट सी हियर. हाँ, ये वाला डायग्राम देखो. जस्ट लुक एट टू दिस. ये डायग्राम दिख रहा है सबको? यस क्लास, विल यू एबल टू सी दिस डायग्राम? Yes, ma'am. यहाँ पे देखो, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि कैस्केडिंग रोल बैक टू फेस लॉकिंग में कैसे होता है. So here in the schedule you have three transaction T1, T2 and T3. T1 सबसे पहले देखो 1 में लॉकिंग कर रही है, एक्सक्लूसिव लॉक, फिर उसने रीड राइट परफॉर्म किया, फिर फोर्थ स्टेप में फिर उसने शेयर्ड लॉक लिया B पे और लॉक पॉइंट दे दिया. LP स्टैंड फॉर लॉक पॉइंट. नाउ फिफ्थ में उसने रीड किया और सिक्स्थ में उसने अनलॉकिंग कर दी A और B की. T2 फिर स्टार्ट हुआ 7 पे, उसने एक्सक्लूसिव लॉक लिया A पे, लॉक पॉइंट दिया और रीड A किया. रीड ए मतलब क्या किया है, देखो जो ट्रांजेक्शन T1 है जिसने लास्ट में ए की वैल्यू को राइट किया था, T2 ने उसी वैल्यू को रीड किया है. दिस इज बीन कॉल्ड एज डर्टी रीड, क्योंकि अभी तक T1 हैज नॉट गोन इनटू कमिटेड स्टेट. उसने कमिट तो किया नहीं है. किया है क्या यहाँ पर T1 में? आपको कमिट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना. सो यहाँ पर T2 ने क्या किया, रीड किया लास्ट अपडेटेड वैल्यू को जो T1 ने किया था. तो इस ऑपरेशन को हम बोल रहे हैं डर्टी रीड. अब यहाँ पर फिर उसने राइट किया और अनलॉक किया, ठीक है, ए को. अब T3 ने भी क्या किया है देखो, 11 स्टेप पे उसने शेयर्ड लॉक लिया ए पे, क्योंकि ए इज ऑलरेडी अनलॉक, तो उसने शेयर्ड लॉक ले लिया और लॉक पॉइंट दिया और उसने भी रीड ए किया. रीड ए मतलब कि लास्ट अपडेटेड वैल्यू ए की किसने की थी, T2 ने, और T2 भी अभी तक कमिट नहीं हुआ है. तो T3 ने क्या कर दिया, उसको रीड किया, तो इसने भी डर्टी रीड किया. अब ये पूरा जो शेड्यूल है वो टू फेस लॉकिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है कि पहले वो लॉकिंग कर रहा है फिर अनलॉकिंग कर रहा है. यहाँ पर भी ये पहले लॉक कर रहा है फिर लास्ट में अनलॉक किया है, ये भी लॉक कर रहा है, बट दे आर परफॉर्मिंग डर्टी रीड. एंड व्हेन T1 जो है फेल हो जाता है, which leads T2 to fail and which leads T3 to fail. So this is a case of cascading rollback. So this cascading rollback is present in two-phase locking. Is it clear to you all? ये क्लियर है? यस मैम. सो टू फेस लॉकिंग के अंदर आपका कैस्केडिंग रोल बैक होता है. लेट मी शेयर वन. और इसके अंदर आपका वो भी रहता है डेडलॉक. डेडलॉक कैसे चेक करोगे? डेडलॉक चेक करने के लिए आप इस पे इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है. अगर ग्राफ के अंदर शेड्यूल में अगर साइकिल परसिस्ट करती है तो यू कैन से कि इसके अंदर आपका डेडलॉकिंग प्रेजेंट है. फिर से वही आ गया है.
इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, चलो ठीक है देखते हैं। बाकी ये फिगर सबको समझ में आ गई है ना। और ये देखो शेड्यूल, ये वाला शेड्यूल है। जैसे अब अभी तो ये एग्जांपल था जो बता रहा था कि टू फेज लॉकिंग के अंदर कैस्केडिंग रोलबैक पॉसिबल है एंड डेडलॉक इज आल्सो पॉसिबल। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डेडलॉक थिंग, आप देखो ये शेड्यूल है। एक्सक्लूसिव लॉक लिया T1 ने A पे, फिर T2 ने भी एक्सक्लूसिव लॉक लिया B पे। ये 1 मतलब T1 है और 2 मतलब T2 है। तो इसको शेड्यूल फॉर्म में लिखोगे ना अगर, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक साइकिल, एक लूप डिटेक्ट होगा। सो दिस लूप स्टैंड्स फॉर कि डेडलॉक इज प्रेजेंट। सो टू फेज लॉकिंग जो है, लेट मी ड्रॉ द फिगर फॉर यू। टू फेज लॉकिंग के अंदर कंकरेंसी जो है वो आपकी लिमिटेड अमाउंट में हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका डेडलॉक भी है और कैस्केडिंग रोलबैक भी है। इस टू फेज लॉकिंग को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव कम अप विद द वर्जन्स ऑफ टू फेज लॉकिंग। एक होता है स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग, कंजर्वेटिव, और एक होता है रिग्रेस। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो बोलते हैं बेसिक टू फेज लॉकिंग, ठीक है। बेसिक टू फेज लॉकिंग में सिर्फ आपकी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर रहती है, और क्या इंश्योर नहीं होता है, कैस्केडिंग रोलबैक भी हमने देखा, डेडलॉक भी इसके अंदर हमने देखा। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू दिस न्यूमेरिक दिस प्रॉब्लम ऑन टू फेज लॉकिंग। मैं चार्जिंग पे लगा लूं, बैटरी हो गई। ओके, सो ये दो क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले जस्ट टेक आउट योर नोटबुक्स एंड कहाँ से शेयर होगा? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ ठीक है। शेयर का लिंक आ गया। I am not able to share a screen. कैसे करूं? हो ही नहीं रहा है। Okay, I think I've done it. सबको ये दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम। This is your 2016 set 2 क्वेश्चन। इसमें पढ़ो, देखो क्या है। इस शेड्यूल को ड्रॉ करो। सबसे पहले ये शेड्यूल है जिसमें ये ऑपरेशंस लिखे हैं, R2X, R1X, R2Y, W1। इसको कर सकते हो ड्रॉ शेड्यूल पैटर्न में? यस मैम। करो, मैं भी कर रही हूँ। जस्ट डू इट अलोंग विद मी। T1, T2, R2X का मतलब T2 is performing a read operation on X, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉकिंग नहीं दिख रहा है आपको, तो दिस इज नॉट लॉकिंग हियर। लॉकिंग इसके अंदर नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। और ये है आपका R1X, देन R2Y, उसके बाद W1X, देन R1Y, ओके, और W2X, देन A1 स्टैंड फॉर, A1 का क्या मतलब होता है बताओ? हाँ जी, A1 मतलब क्या होता है पता है? A1 मतलब नो होता है मैम। अबॉर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर A1 स्टैंड फॉर कि T1 अबॉर्ट हो रहा है और T2 भी अबॉर्ट हो रहा है, देख रहे हो? तो ये आपका शेड्यूल है। अब इस शेड्यूल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा है कि you have to tell which of the following statement is true. S is recoverable, sorry, S is non-recoverable, S is recoverable but has a cache carrying abort, or S does not has a cache carrying abort, or S is a strict schedule. So सबसे पहले तो चेक करो कि क्या ये रिकवरेबल है कि नॉन रिकवरेबल है।
क्या इसके अंदर डर्टी रीड हो रहा है? जस्ट चेक आउट। नो मैम। No, there is no dirty read available. Moreover, dirty read अगर होता तो यहाँ पर T2, लेट सपोज ये T2 dirty read कर रहा है, बट उसने तो अभी कमिट किया ही नहीं है, वो वेट कर रहा है T1 के कमिट होने का, और मोरओवर यहाँ पे डर्टी रीड है ही नहीं। तो जब कोई डर्टी रीड ही नहीं है तो इसमें रिकवरेबिलिटी की तो बात ही नहीं आती। तो ये रिकवरेबल शेड्यूल है, दिख रहा है ना, इट इज अ रिकवरेबल शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो रही है। तो कमिट नहीं हो रही है तो अगर फेल होगी तो वो रिकवर कर सकती है, रोल बैक कर सकती है, समझ रहे हो? तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो तो पहले पहले ही कट गया कि ये नॉन रिकवरेबल शेड्यूल है, इट इज अ रिकवरेबल शेड्यूल। तो ये ऑप्शन नंबर ए हम काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे आओ, एस इज रिकवरेबल, ट्रू, एस इज रिकवरेबल बट हैज अ कैश कैरिंग अबाउट। तो यू हैव टू चेक कि क्या इसमें कैश कैरिंग अबाउट हो रहा है। कैश कैरिंग अबाउट का मतलब है कि अगर एक ट्रांजैक्शन अबाउट करती है तो दूसरी ट्रांजैक्शन भी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन विल आल्सो अबाउट। इज देयर एनी कैश कैरिंग अबाउट? यहाँ पर देखो कैश कैरिंग अबाउट है कि नहीं। देखो ये जो T2 डिपेंडेंट है T1 पे, T2 इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन T1 बिकॉज इसके अंदर कोई वो डर्टी रीड परफॉर्म नहीं कर रही है। इसने अपनी वैल्यू को ऑलरेडी रीड किया है, फिर उसको राइट किया है, और इसने भी अपना रीड राइट किया। मोर ओवर आप ये वाला देखो लास्ट, कि T1 नीचे जाके अबॉर्ट हो रहा है और T2 भी बिकॉज ऑफ सम रीजन गेटिंग अबॉर्ट, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कैश कैरिंग अबॉर्ट। सो ये आपका कैश कैरिंग अबॉर्ट का सीन भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एस डज नॉट हैव अ कैश कैरिंग अबाउट। सो ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस इज अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल। एस इज नॉट अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट शेड्यूल तभी होता है जब T2 तभी किसी डेटा आइटम की वैल्यू को रीड राइट परफॉर्म करे जब T1 पूरा फिनिश हो जाता है, तभी हम स्ट्रिक्ट शेड्यूल बोलते हैं। स्ट्रिक्ट शेड्यूल वो होता है कि जिसके अंदर T2 will entirely wait for the completion, कि वो पहले पूरा X और Y को यूज कर ले, जितना उसने करना है कमिट हो जाए, उसके बाद T2 will start। तो ऐसा केस तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है कि S does not have any cash carrying about, so this is the right option. Is it clear to you all? ये देखो ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला क्लियर हुआ फिगर जो मैंने समझाया हर एक ऑप्शन का? यस मैम। सबको क्लियर है? यस नो में कोई आंसर ही नहीं देता, कमाल है। Now just look at this question. For the given schedule, which of the following is correct? Now this is your schedule. ठीक है, बताओ कौन सी स्कीम सही है? This schedule is serializable and can occur in a scheme using two-phase locking. This is a serializable but cannot follow two-phase locking. Not serializable and can follow two-phase locking. बताओ कौन सा स्टेप ठीक है? And non-serializable and cannot occur in the scheme of two-phase locking. तो अभी मैंने two-phase locking पढ़ा है आपको। two-phase locking कब होता है? When do I say that a schedule is following two-phase locking? हम टू फेज लॉगिंग सीरियलाइजेबिलिटी को श्योर करता है ना। हाँ, बट आप एक शेड्यूल को देख के कैसे बता सकते हो कि इट इज फॉलोइंग टू फेज लॉकिंग? हाउ मैम कैन? ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज और वो सारी चीजें देख के हम। देखो इसके अंदर ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज, तो इसमें तो यहाँ पे तो लॉकिंग दी ही नहीं हुई। तो मैम सीरियलाइजेबिलिटी से पता चल सकता है ना यहाँ पे। हाँ, तो अगर कोई आपको ये मैंने बताया था कि टू फेज लॉकिंग ऑलवेज एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, तो सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करोगे? इसका ग्राफ बनाओ, रेजिडेंस ग्राफ बनाओ। For making a precedence graph you have to find the conflict operation, है ना?
कन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने T1 बनाया और यहाँ पे T2 बनाया। अब यहाँ पे लेट मी टेक वन पेंसिल। देखो ये T1 बनाया एंड दिस इज T2। अब यहाँ पे दिस रीड A is having conflict with the write A, ठीक है, तो T1 will execute before T2 और तो किसी के साथ नहीं है। अब रीड B का conflict किसके साथ है? लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 पे, तो यहाँ पर T2 भी होगी। तो अब जब देखो यहाँ पर आपको पहले ही उसमें साइकिल मिल गया, दिस तो ये साइकिल है, तो यहाँ पर साइकिल है, दैट मीन्स इट इज नॉन सीरियलाइजेबल। नॉन सीरियलाइजेबल वाला पॉइंट देखो कहाँ पर है। This schedule is serializable, this schedule is serializable, तो first second cancel हो गए। This schedule is not serializable but can occur in the scheme of two phase locking। अब आपको इसको देख के पता चल रहा है कि क्या ये two phase locking follow कर रहा है? I think it is not following two phase locking because इसके अंदर locking हो ही नहीं रही, it is directly reading and writing। So ये वाला जो option number D है ये ठीक है, that means this schedule is not serializable and cannot occur in the scheme of two phase locking। So let's check out। So here option number D is correct, ठीक है। तो will you able to solve these questions? ऐसे कर लोगे solve? Yes, ma'am. Two phase locking पे let me show you some more exercise। और ये सोच के रखना कि जो ऐसे सिंपल एमसीक्यूज होते हैं ना कि एक लाइन का है जिसका आंसर ये है, ऐसे एमसीक्यूज नहीं आने हैं, ठीक है। दे विल नॉट गोइंग टू आस्क यू दीज काइंड ऑफ सिंपल एमसीक्यूज जिसका आंसर सिर्फ पढ़ा और ये हो गया टिक। दे विल आस्क यू सम कॉम्पिटिटिव टाइप्स जिसमें आपको कुछ सॉल्व करना पड़ता है। एक दो क्वेश्चन वैसे हो सकते हैं क्योंकि आपका पूरा सिलेबस भी ज्यादा है और क्वेश्चन सिर्फ 50 है। और 50 क्वेश्चन लिटरली मानो बहुत कम होते हैं, तो इसलिए दे विल आस्क यू सम क्वालिटी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो ऑलवेज ट्राइंग टू सॉल्व, अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं अभी बनाऊंगी, अभी ढूंढूंगी आप लोगों के सामने, तो टाइम लगेगा। तो लेट मी कम अप विद योर स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग। देखो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग में क्या होता है, इसके नोट्स अभी तक क्लियर ही नहीं किए हैं। देखो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग में सिर्फ इतना ही वो है डिफरेंस कि जो भी एक्सक्लूसिव लॉक कोई ट्रांजैक्शन ऑब्टेन करती है, जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हो, कोई भी एक्सक्लूसिव लॉक अगर इसने लिया है तो यहाँ पर वो सबसे पहले अपने एक्सक्लूसिव लॉक को रिलीज करेगी। जब वो श्रिंकिंग फेज में आएगा तो कमिट करने से पहले इट हैज टू रिलीज ऑल इट्स योर एक्सक्लूसिव लॉक्स, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग इंश्योर्स कि उसके अंदर देयर विल बी नो कैस्केडिंग अबॉर्ट। कैस्केडिंग रोल बैक हमने देखा था, बेसिक टू फेस लॉकिंग में अवेलेबल था, प्रेजेंट था, हमने एक एग्जांपल देखा था। बस
बट स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग में देयर विल बी नो कैस्केडिंग, वो कैस्केड लेस है और रिकवरेबल है, ठीक है। So there is no cascading problem available in strict two-phase locking. Strict two-phase locking में the same process will be followed कि पहले आपका growing phase होगा, shrinking phase होगा, but in strict two-phase locking, once it enters into the shrinking phase, सबसे पहले जितने भी exclusive locks उसने लिए हुए हैं, वो सबसे पहले वो रिलीज करेगी, उसके बाद ही commit phase में जाएगी. I'll show you an example of that. इसको लिख लो, मैं इसका एग्जाम्पल अभी दिखा रही हूँ. इसका एग्जाम्पल See, I have not made the notes of this till now, but मैं ये आपको बता देती हूँ. In the next class I'll show you everything. अब यहाँ पर मैंने strict बोला ना, strict two phase locking के अंदर what I said कि जितने भी exclusive locks हैं, exclusive locks उसको release करने हैं पहले ही. It has to release all the exclusive locks before a transaction goes to a committed stage, ठीक है. एंड इन रिग्रेस, जो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, रिग्रेस के अंदर क्या है जो हम बोल रहे हैं, रिग्रेस टू फेस लॉकिंग. रिग्रेस टू फेस लॉकिंग में इट हैज टू रिलीज ऑल द शेयर्ड एज वेल एज द एक्सक्लूसिव लॉक्स until the transaction is released, until the transaction enters into your commit phase, ठीक है. अब इसके अंदर आप एक नोट्स बना लो एंड यू हैव टू राइट इट डाउन कि बेसिक टू फेस लॉकिंग में हमने क्या प्रॉब्लम पड़ी, क्या क्या होता है बेसिक टू फेस लॉकिंग के अंदर. यस, व्हाट इज अवेलेबल इन बेसिक टू फेस लॉकिंग. मैम सीरियलाइजेबिलिटी होती है और मैम, ड्रॉबैक होता है कि वहाँ पे कि कैस्केडिंग रोल बैक हो सकता है, स्टार्वेशन डेडलॉक ही हो सकता है, सब हो सकता है. हाँ, तो इसके अंदर आपका सिर्फ सीरियलाइजेबिलिटी होती है बेसिक टू फेस लॉकिंग में. शेयर टू फेस लॉकिंग, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग में आपकी कैस्केडिंग जो होती है वो नहीं होती है, कैस्केड लेस होता है. बट इसके अंदर कैस्केडिंग अवेलेबल है, मैंने एग्जांपल दिखाया था ना अभी आपको. इसके अंदर देयर इज नो कैस्केडिंग इन स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग एंड दे आर आल्सो रिकवरेबल. सो रिग्रेस और स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव है, ये तीनों टाइप के मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ना I'll show you some examples of that so that you could be able to understand. एक minute, not getting. चलो मैं इसको ना कल की क्लास में, कल तो लैब है आपकी, थर्सडे है ना, और मैं चाहती हूँ कि कल मैं आपका 2 लेक्चर ले लूँ सो दैट हमारा जो ट्यूसडे का एक लैब मिस हुआ है, तो कल का लैब और कल का थ्योरी लेना चाहती हूँ. उसके बाद कल थर्सडे है, फ्राइडे को आई वोंट बी एबल टू टेक योर क्लास, ठीक है. तो कल मैं 2 क्लासेस लूंगी. तो एक बार मुझे बता देना कि अगर आपका पहले ही मुझे बता देना कि आपका सर क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है. सो कल मैं कुछ लैब का भी ज्यादा पार्ट कवर कराऊंगी और इसको भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. अटेंडेंस भेज दी मेहुल आपने मुझे. अटेंडेंस भेज दी है मेहुल. आर यू देयर इन द क्लास? मैम मैं सेंड कर देती हूँ. ठीक है, भेज दो. ओके